अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट में आज 6 जजों की जानिब से लिखे गए ख़त के मामले पर समाअत हुई हैं और इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी जो सिफारिशात हैं वो जमा करवाई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी जो तजावीज़ हैं वो जमा करवा दी गई हैं, जबकि बलूचिस्तान बार काउंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील हामिद ख़ान भी पेश हुए हैं। अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये समाअत मुलतवी की गई हैं। ये कहा गया है समाअत मुलतवी होते हुए कि जो जजेस और बेंच की जो दस्तयाबी है उसको देखा जाएगा और फिर इस मामले पे समाअत होगी। इस दौरान अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। मदाखलत का मामला जो 6 जजेस की जानिब से ख़त में रहनुमाई तलब की गई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, क्या ये समाअत अब इसके बाद जो भी फाइंडिंग्स आनी हैं कि ये मामला वंस सेट फॉर ऑल हो जाएगा या ये पेचीदगियाँ बढ़ेंगी, ये एक बुनियादी नुक्ता है जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं उन्होंने आज पाकिस्तान के वज़ीर क़ानून और वज़ीर इत्तलात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो पाकिस्तान का इकनॉमिक एक्शन प्लान है उससे मुतालिक उन्होंने बताया है। जो कलीदी बात की गई है वो पेंशन से मुतालिक बात की गई है कि पेंशन बहुत बड़ा बोझ है और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ये कहा है कि हमें सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली लानी होगी। साथ ही साथ जो पाकिस्तान के IMF से मुतालिक इससे पहले जो जारी प्रोग्राम है उस पर भी उन्होंने बात की, जो आइंदा प्रोग्राम पाकिस्तान लेने का ख्वाहा है और उस दौरान जो शराइत हैं वो क्या हैं और पाकिस्तान को किस हद तक अपना इस्लाहात लानी हैं, इस पर भी गुफ्तगू की गई है। अब जो सर्विस स्ट्रक्चर का मामला है या सरकारी मुलाजमीन की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको बढ़ाने से मुतालिक मामलात हैं, इस पर बहुत से एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं। किस हद तक मुमकिन है इस हुकूमत के लिए इसको अमली जामा पहनाना, ये भी एक कलीदी सवाल है, इस पर भी बात करेंगे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात जो अपोजिशन लीडर उमर अयूब हैं और PTI का जो वफ़द है उसके साथ हुई और उस पर जो अमेरिका ने इंसानी हुकूक से मुतालिक रिपोर्ट जारी की थी उस पर भी बात हुई। पाकिस्तान में कानून की अमलदारी से मुतालिक भी बात हुई। एक जानिब अमेरिका मुखालिफ नैरेटिव, दूसरी जानिब अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात और उनसे पाकिस्तान में कानून की अमलदारी से मुतालिक गुफ्तगू करना, क्या ये मदाखलत का रास्ता हमवार करने की कोशिश नहीं है, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। ज़ैन कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैन साहब आपका। ज़ैन साहब आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, आज जो मामला हुआ 6 जजों के ख़त से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में वकला तंजीमों की जानिब से तजावीज़ जमा करवा दी गई हैं, उनकी सिफारिशात सामने आ गई हैं। प्रोसीडिंग्स देख के आप, ऑल दो मैटर इज़ सब जुडिस, लेकिन आप समझते क्या हैं कि ये जो मदाखलत का इल्ज़ाम है, क्या ये मदाखलत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, ये मामलात वंस सेट हो जाएंगे हमेशा के लिए? देखें, हम समाअत पे या जजों के जो मामले में कुछ बात नहीं करना चाहते, वो वाकई सब जुडिस है। लेकिन इशू इस वक्त जो मुदाखलत का इशू है और इस वक्त जो एक तो बॉडीज़ की सिफारिशात आई हैं ना, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से। एक है जो हाई कोर्ट, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की तरफ से सिफारिशात आई, वो ज़्यादा परेशान कौन भी हैं और ज़्यादा काबिल तवज्जो भी हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर का हाई कोर्ट ने, आपको मालूम है कि सबसे कदीम जो कोर्ट है वो ये है, हमारी लाहौर हाई कोर्ट है। तो वहाँ से इस बात की तायद हुई है कि जो कुछ 6 जजेस ने कहा या लिखा वो दुरुस्त है और ये सिर्फ माजी का किस्सा नहीं है, इस वक्त का किस्सा भी यही है। इस वक्त भी ये सिलसिला जारी है। इसी बुनियाद पर चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा और अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा कि एक तो ये जारी प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है मुदाखलत का। और अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जब धरना केस का फ़ैसला आया था तो ख्याल ये था कि ये रुक जाएगा, लेकिन रुका नहीं है, वो अभी तक जारी है। दूसरा इसका जो पहलू था वो ये था कि अगर जजेस ये शिकायत कर रहे हैं कि ये सिलसिला जारी है
तो इसकी रोकथाम कैसे होगी, 3 चीज़ें सामने आई। एक तो ये है कि जजेस के पास तौहीन अदालत का केस इख्तियार मौजूद है, वो उसको इस्तेमाल करें। लेकिन इशू ये है कि तौहीन अदालत का इख्तियार जब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रोड़े अटकाए जाते हैं, क्योंकि उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इशू उठाया कि जो एग्जेक्ट है वो अमल ही नहीं करेगी, क्योंकि अमल दरामद जो है वो एग्जेक्टिव ने करना भी है, कराना भी है। यहाँ एक इशू ये भी है कि जी जो इख्तियार इस्तेमाल कोर्ट कर रही है उस पर अपने पास तो कोई फ़ौज नहीं है, उसके पास ना उसके पास पुलिस है, ना उसके पास कोई और बॉडी है। उसने एग्जेक्टिव से कहना है कि ये हमारा एड्रेस पे, वो अमल दरामद ही नहीं करते। और उसकी बेहतरीन मिसाल वहाँ तो नहीं दी गई, आपके सामने है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया पंजाब और KPK में इलेक्शन का गैर मौसर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उस पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया। दोबारा इलेक्शन भी तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ही हुए, फिर जाके मामला सेटल भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ 8 फरवरी वाला। देखें ना, वो तो एक सेटलमेंट हुई कि उसके बगैर चारा नहीं रहा कि सारी सियासी जमातें भी उस पर मुत्तफिक हो गई, सदर और इलेक्शन कमीशन भी मान गया। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर उस वक्त की निगरान हुकूमत इनकार कर देती तो क्या होता? पहले तो एक मिसाल तो कायम हो चुकी थी ना। मुदाखलत कई तरफ से हो रही है, तो इसीलिए बात काजी साहब ने कही कि ऐसी तजावीज़ दें और ऐसा हम फैसला करें कि उस पर अमल दरामद भी हो। और आइंदा, बल्कि जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या ये मुनासिब होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी कोई फोर्स हो अमल दरामद कराने के लिए। यानी मामला ऐसा तक है विफाक से, विफाकी हुकूमत से, एग्जेक्टिव से इतनी मायूसी है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को ये कहना पड़ा कि हमारे पास अमल दरामद के लिए भी कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जेक्टिव नहीं करती। तो मेरा ख़्याल है कि अब जिस सतह पे मामलात डिस्कस हुए हैं या हो रहे हैं और जिस बड़े पैमाने पर एक कंसेंसस मौजूद है इस बात का कि जी रोकथाम होती है, हुई है, हो रही है और अब इसकी रोकथाम हर सूरत होनी चाहिए मुदाखलत की, तो मेरा ख़्याल है कोई ना कोई इस तरफ मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन ज़ैन कुरैशी साहब सिर्फ सियासतदान नहीं हैं, बल्कि माशाअल्लाह मेंबर कौमी के साथ एक बड़े कानूनदान भी हैं और अमेरिका में एक बड़ी लॉ फर्म के साथ मुंसलिक भी रहे हैं। तो मेरे ख़्याल उनसे सबसे पहले पूछ लेते हैं कि ये 6 जजों के ख़त पर बैरूनी मुदाखलत का मामला सामने आ चुका है और आप भी ज़ाहिर हेयरिंग जो हो रही है देख रहे होंगे, जो रिमार्क्स भी आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि अब ये वंस फॉर ऑल तय हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई आपका, इरशाद साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप लोगों ने प्रोग्राम में दावत दी। इरशाद आरिफ साहब ने बहुत ही अच्छा सम अप किया। ज़ाहिर है ये केस अभी सब जुडिस है तो उस पर बहुत ज़्यादा राय देना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल कहना मैं मुनासिब समझूँगा कि जैसे मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स की आरा आ रही हैं, रिकमेंडेशंस आ रही हैं, उसमें से जो आपका या मेरा खदशा रहा करता था वो तो अब ज़बान ज़द-ए-आम हो गई है बात कि जो इंटरवेंशन है या जो मुदाखलत है या जो इन्फ्लुएंस करने का एक अंदिया दिया जा रहा है उसका तो उन्होंने भी एतराफ़ किया है। और इन 6 जजों से आगे जाकर अब जज साहबान कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है, हमारे फैसलों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है, तो ये मामला जो है ये और संगीन हो गया है और इम्पोर्टेंट हो गया है। और जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डे 1 से कहा था कि फुल कोर्ट के अलावा कुछ भी जो है काबिल कबूल नहीं हो सकता, उसकी वजह इरशाद साहब ये है कि अब हमने कब तक ये बैक एंड फोर्थ खेलते रहना है। हम एक बयान देते हैं, दूसरी तरफ से एक और बयान आता है, अवाम हमारी भी सुन रही है, उनकी भी सुन रही है, फैसला एट द एंड ऑफ द डे अवाम नहीं करना है। लेकिन अब मेरे समझने में वो वक्त आ गया है, हम पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के हम पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर उस नहज पर आकर खड़े हो गए हैं कि सिर्फ जमा तफरीक से बात नहीं चलेगी, सिर्फ बयानबाजी से बात नहीं चलेगी, हमें इसके ऊपर ठोस कदम लेने होंगे, आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के काम करना होगा। और जैसे हम कहते हैं ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं।
गुजारिश और सवाल भी है कि अपोजिशन के रंग और होते हैं, हुकूमत के रंग सियासी जमातों के और हैं। अभी आप भी आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, आपकी हुकूमत थी, आपकी जमात के बानी वज़ीर-ए-आज़म थे, उस वक्त जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा गया, अलवी साहब ने रेफरेंस भेजा, बाद में आप उस रेफरेंस से बरात का भी ऐलान करते रहे। तो आपको अब जाके एहसास क्यों हो रहा है कि वो रेफरेंस भेजना गलती थी? सर अर्ज ये नहीं है, रेफरेंस भेजना एक कानूनी तरीकाकार था ना। अब रेफरेंस भेजना और रेफरेंस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला करना, ये सब आइन और कानून के ताबे चीज़ें हैं। ये वो प्रोसीजरल चीज़ें हैं जो आइन में, आप अब ये डिबेट कर सकते हैं कि रेफरेंस भेजना चाहिए था या नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन ये नहीं कह सकते रेफरेंस भेजना इलीगल था। सो अर्ज ये है, मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो हमारे पास कानूनी चाराजोई मौजूद है, हमें उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। अब जस्ट लाइक जुडिशल कमीशन बनाना पाकिस्तान का आइन और कानून उसकी इजाज़त देता है। और इस पॉइंट पे मेरा ये अर्ज है कि क्योंकि अब दो नैरेटिव्स बन रहे हैं उसके ऊपर, तो इस चीज़ को अगर तो हम वाकई, आप और मैं दोनों मानते हैं कि पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं हो रहा, और अगर हम इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, अगर हम इस मुल्क में वाकई मुफाहमत की बात करते हैं, रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं, आगे चलने की बात करते हैं, तो वो किसी बेसिस पे होगा ना। आपको और मुझे एक चीज़ पे अग्री करना होगा, और मेरे समझने में वो जो हमारा पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, या जो हमारा एक चीज़ है जिस पर हम सारे अग्री करते हैं, वो जुडिशल कमीशन है। तो अगेन पाकिस्तान का आइन और कानून उसके लिए इजाज़त देता है, इसलिए उसको एक्सरसाइज करना चाहिए और इस चीज़ से हमें आगे जाना चाहिए। अच्छा, इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की जो कौंसल की इस्तदा पर मखसूस नशिस्तों का एक जुज़वी फ़ैसला आया है, जिसमें आपको रिलीफ भी मिला है अच्छा खासा। तो क्या इस हवाले से आप पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या ट्रिब्यूनल जो हैं वो फ़ाल हैं, आपकी उज़रदारियाँ कितनी दाखिल हुई हैं, किस तरीके से, क्योंकि जो शिकायत हैं 8 फरवरी के हवाले से वो भी इसी तरह दूर होंगी, और जो आपके मखसूस नशिस्तों के हवाले से वो तो अदालत के नोटिस में आ गया है, तो लगता यूँ है कि आपको रिलीफ किसी न किसी सतह पर जहाँ तक बनता होगा मिल जाएगा। तो ये ट्रिब्यूनल फ़ाल पंजाब में हो गए हैं, और क्या आपकी उज़रदारियाँ दाखिल हो गई हैं और कितनी हुई हैं? इरशाद साहब, मेरी इतला के मुताबिक तो ट्रिब्यूनल फ़ाल हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल में सिर्फ 2 जज साहिबान की तैनाती हुई है। अच्छा। और वो मेरे ख्याल से मज़ीद की अभी होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डे 1 से कहा कि हमारा मैंडेट जो है वो चोरी हुआ है, हमारे मैंडेट पर डाका डला है, और उसके लिए हमें जो, अगेन वही वाली बात है, जो कानूनी चाराजोई हमारे लिए अवेलेबल होगी हम वो करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, हम ट्रिब्यूनल्स में गए हुए हैं, वो तो प्रोसेस अपना चल रहा है। हमने जो लीगल रेमेडी हमें अवेलेबल थी हम वो ले रहे हैं। जहां तक अब इस फैसले की बात आई है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला हो गया, क्योंकि इस फैसले से ये तो तय पा गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट्स थी, जो हम तब भी कहते थे कि किस कानून के तहत हमें सीटें देना ना देना एक मैटर है, लेकिन हमारे हिस्से की सीटें बाकी जमातों के अंदर उनका बंदर बांट कर देना वो किस कानून के तहत हुई थी, तो आज तो उसके ऊपर फैसला आ गया और वो सीटें जो है रुक गई। अब इससे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है इरशाद साहब, इससे ये हुआ है कि जो 2/3 अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की बनी हुई थी और जिस स्पीड से वो कानून साजी करना चाह रहे थे, अब वो 2/3 अक्सरियत भी उनकी ख़त्म हो गई है। तो अब जो वो लेजिस्लेशन पुश थ्रू कराना चाह रहे थे वो नहीं करा पाएंगे। असूलन तौर पे तो ऐसे होना चाहिए कि इसके ऊपर फैसला होना चाहिए, और जो हमारा एक आइनी और कानूनी हक है, जो पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को हमें वोट कास्ट किया था और हमारे हिस्से का वोट हमें दिया था, उसके हिस्से की हमें रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। बट ऑब्वियसली सब जुडिस है, देखते हैं इस पर कोर्ट क्या फैसला करती है। ये फरमाएं कि जो रिफॉर्म्स हैं हर शोबे में, ख़ास जुडिशल हूँ या किसी और शोबे में, वो तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। अगर हुकूमत करना चाहती है, मिसाल के तौर पर यहाँ एक बात होती है कि चीफ़ जस्टिस की सीनियरिटी की बुनियाद पर आपने कर दिया और ये कह दिया कि 65 साल में रिटायर भी होगा। कोई एक चीफ़ जस्टिस सिर्फ 14 दिन के लिए आया है, कोई 6 महीने के लिए आ रहा है, तो अगर टेन्योर पोस्ट बन जाती है तो आपको एतराज़ क्या है? और वैसे ओवरऑल जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं गवर्नमेंट करना चाहती है, उस पर बुनियादी एतराज़ात आपके क्या हैं? अच्छा शाह साहब, 2 बातें हैं। पहली बात तो अगर आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान की टेन्योर पोस्ट करना चाहते हैं, हमें
कानूनी तौर पे या इखलाकी तौर पे उसमें कोई एतराज़ नहीं है। हम ये कहते हैं कि ये अगले आने वाले चीफ पे होने चाहिए, मौजूदा चीफ पर लागू नहीं होना चाहिए। मौजूदा चीफ अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं, जो भी अगला चीफ आएगा उसके बाद आप ये टेन्योर सेट करना चाहें, हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है। ये ना लगे किसी चीफ को हम कंट्रोवर्शियल इसलिए ना कर दें किसी एक बंदे को एडवांटेज देने के लिए किया जा रहा है। जहाँ तक बात है रिफॉर्म्स की, सर हम रिफॉर्म के हक में हैं। हम चाहते हैं इस मुल्क में जो है जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म्स होने चाहिए, पुलिस रिफॉर्म होने हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म होने हैं। उसका एक तरीकाकार है सर, आप रिफॉर्म प्रपोज करें, कौमी असेंबली में आप बिल्कुल ले करें और फिर आप स्टैंडिंग कमेटीज़ में भेजें, ताकि उन स्टैंडिंग कमेटीज़ में उनके ऊपर कोई सहरासिल गुफ्तगू हो सके और अपोजिशन के इनपुट के साथ हुकूमत का इनपुट आए और उसके बाद वो तो जैन साहब ऐसे ही होना है, वो किए जाए। वो तो यूं ना हो कि एक ही दिन के अंदर जो है टेबल भी कर दें, उसको पास भी करा लें, उसको पुश थ्रू करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है, जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो होना। पार्लिमानी जो तौर तरीके हैं उनका ख्याल रखा जाए, बात बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात हुई है अपोजिशन लीडर की और दीगर भी आपके उसमें रहनुमा मौजूद थे। कानून की अमलदारी से मुतालिक बात की गई, इंसानी हुकूक की रिपोर्ट जो अमेरिका ने दी है उससे मुतालिक बात की गई है। आप नहीं समझते कि जब आप अमेरिका के सामने ये कहते हैं कि कानून की अमलदारी पाकिस्तान में होनी चाहिए तो इट्सेल्फ आप एक मदाखलत का रास्ता उसको खुद दे रहे हैं? पहली बात तो सर जो मीटिंग हुई वो फॉरेन ऑफिस के थ्रू रखवाई गई थी, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी और हमारी पार्टी की आदत उनको मिली। दूसरी बात, हम किसी को मुदाखलत की बात नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी के लिए मुदाखलत का राह खोल, पहले हमने मुदाखलत का राह खोला जो पिछली दफ़ा मुदाखलत हुई थी। अर्ज़ ये है कि ये सफारतकारी का एक हिस्सा है कि सफ़ीर जो हैं मुस्लिम हुकूमतों से भी, मुल्कों की हुकूमतों से भी मिलते हैं, अपोजिशन से भी मिलते हैं और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। सफारतकार का और सफारत खाने का एक बुनियादी काम ये होता है कि जिस मुल्क में वो तैनात होता है वो उस मुल्क की रिपोर्टिंग अपने मुल्क और अपने फॉरेन ऑफिस की अंडरस्टैंडिंग के लिए भेजता है। उसमें उनको दोनों मौक़िफ़ देने होते हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ भी देना होता है, अपोजिशन का मौक़िफ़ भी देना होता है। और ये सारी दुनिया में होता है कि सफ़ीर जो हैं वो हुकूमत से भी मुलाकात करते हैं, अपोजिशन से मुलाकात करते हैं। हमारे मुल्क में आके हम इसको जो मेरे ख्याल से ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, बट एक ये रूटीन की चीज़ है और उनकी इतला के लिए होता है और ये मुलाकातें पहले भी होती रही हैं, आइंदा भी होती रहेंगी। नहीं, लेकिन जब आपके दौर में ये मुलाकातें होती थी तो आपको एतराज़ था कि अमरीकी सफ़ीर जो है या कौंसल जनरल मिल रहा है लोगों से, तो वो भी तो इनपुट लेने के लिए मिल रहा होगा ना। आपने ही ये एतराज़ करके नहीं, ऐसे नहीं है। हमने कभी एतराज़ नहीं किया कि अमेरिकी सफ़ीर जो है किसी अपोजिशन लीडर को मिले या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को मिले। हमें एतराज़ तब होता था जब अमेरिकी सफ़ीर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, सूबाई असेंबली के मेंबरों को और कौमी असेंबली के मेंबरों को मिलते थे और फिर उनके मिलने के चंद दिन बाद मुल्क में नो कॉन्फिडेंस की मोशन आ जाती थी। नो कॉन्फिडेंस जो है मोशन वो एक्सेप्ट हो जाती थी और एक मुंतखब हुकूमत को गिराया जाता था। उस पर एतराज़ किया है। अदरवाइज अपोजिशन लीडर्स को अपोजिशन सारी दुनिया में जाके मिलते हैं, डेलीगेशंस का हिस्सा बनते हैं और मुलाकात करते हैं, कभी किसी ने एतराज़ नहीं। पीटीआई स्टिल मानती है कि उनकी हुकूमत अमेरिका ने गिरवाई थी, अमेरिका की ईमा पे ही गिरी थी। हमारा इसके ऊपर बड़ा स्टेटेड मौक़िफ़ है कि हमारी हुकूमत जो है एक इंजीनियर्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू गिराई गई थी। अब आप खुद देख लें कि नेट बेनिफिशियरी कौन हुए हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के। एक हुकूमत है, आप देख लें हमारी हुकूमत जब गिरी है उससे पहले इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे पाकिस्तान के ऊपर जा रहे हैं, रिजर्व्स पाकिस्तान के ऊपर जा रहे हैं। आपका FBR का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है 6.3 ट्रिलियन, वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे हाईएस्ट था। मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट नीचे जा रही थी, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो पाकिस्तान के ऊपर जा रहे थे। अगर ये हालात होते जो आज बन गए हैं कि मईशत का भी बट्ठा बैठ गया है, मुल्क में ना आइन है, ना कानून है, ना किसी की चादर चार दीवारी महफूज है, तो फिर तो चलो कहा जा सकता है कि हुकूमत अनपॉपुलर है। इमरान खान साहब की हुकूमत तो पॉपुलर थी और सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी कह रहे थे कि ठीक थी, तो फिर क्या वजह बनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने की? बस आखिरी सवाल ज़रा मुख्तसर जवाब दीजिए। ये कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का मामला जो है, कभी शेर अफजल मरवत साहब हो जाते हैं, फिर साहबजादा हामिद रज़ा का नाम आ जाता है, अब वक़ास अकरम शेख का नाम आ रहा है, ये फ़ैसला क्यों नहीं कर पा रही पार्टी आपकी?
देखिए जी, पहली बात तो अपोजिशन का ये इस्तेहकाक है, अपोजिशन फैसला करती है। हमारी पार्टी में ऑब्वियसली हमारे बानी चेयरमैन जो हैं उनको नाजायज़ केसेस के अंदर पाबंद सिलासिल किया हुआ है, उनके साथ लोगों की मुलाकातों को रोका हुआ है। मैं ख़ुद 3 दफ़ा कोशिश की मुलाकात करने की, नाम मेरा होते हुए कट गया। इसी तरीके से हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा रहा है। बट ये फैसला हमने खान साहब ने हमारी जो पोलिटिकल कमेटी है जमात की उसको दिया है, और इंशाल्लाह पोलिटिकल कमेटी अपना फैसला करेगी और उस पोलिटिकल कमेटी के फैसले को सारे तस्लीम करेंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जैन साहब आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान के मायनाज कानूनदान अकरम शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज कानूनदान अकरम शेख साहब ने। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के ख़त से मुतालिक जो समात हैं वो हुई हैं, वकला तंजीमों ने अपनी तजावीज़ दे दी हैं। बुनियादी सवाल ये है कि क्या अब ये मामलात एक ही बार सेटल्ड हो जाएंगे? कोई SOPs, कोई तरीक़ाकार, कोई ज़ाब्ता बन जाएगा? सुप्रीम कोर्ट क्या कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर पाएगी कि ये सिलसिला अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए? बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। असल बात तो ये है कि दस्तूर पाकिस्तान ने 1973 में इस पूरे तनाज़े और इस कज़िये का फ़ैसला ख़ुद कर दिया है 73 में, और वो ये है कि इट इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू इंश्योर दैट देयर इज़ ए कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ये हमारा पिथ एंड सब्सटेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हमारी जो है ना वो स्पिरिट, सोल एंड स्पिरिट है। तो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे या ना दे, सुप्रीम कोर्ट को फैसला इसलिए देने की नौबत आई है कि इस स्टेट गारंटी के, इस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के बावजूद हर हाई कोर्ट की ये सदा आई है कि दे आर बीइंग इंटरफेयर्ड विद इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर जुडिशल फंक्शंस। तो इस रोशनी में मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का तो काम ही कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है। ये फ़र्ज़ कीजिए ये 6 जज साहबान का ख़त ना आता, जो यकीनन एक मैं समझता हूँ इसने महमीज़ का काम दिया है और इसने पूरे इशू को फोर फ्रंट में लाकर खड़ा कर दिया है। और इसकी सदाकत की बय्यन सबूत ये है कि बाकी सारी हाई कोर्ट्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की हाँ में हाँ मिलाई है। शेख साहब, आज जो गुफ्तगू हुई और पहले भी ये गुफ्तगू होती रहती है कि एक तो जजेस के पास इख्तियार मौजूद है कि वो तौहीन अदालत का जो इख्तियार है वो उसको इस्तेमाल करें। दूसरा ये जो आज इशू एक डिस्कस हुआ वो ये एक ऑनरेबल जज की तरफ से कि जी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अपने फ़ैसले को मनवाने की अथॉरिटी जो है वो हमारे पास नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, वो करना होता है एग्जेक्टिव ने, और एग्जेक्टिव जब इरादा कर ले कि नहीं अमल करना तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो क्या ऐसा सेफ गार्ड हो सकते हैं कि जो भी फ़ैसला हो या जो भी शिकायत हो उसका तदारुक के लिए स्टेट को या स्टेट अथॉरिटी जो एग्जेक्टिव है उसको मजबूर कर दिया जाए? वो क्या रास्ता आपके ख़्याल में एक सीनियर जज कानूनदान के तौर पर है कि क्या अथॉरिटी इस्तेमाल कर सकता है कोई जज? बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब और इरशाद आरिफ साहब। ये देखिए कि आज हमें 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस दस्तूर को नाफिजुल अमल हुए, और आज भी हम इस बात की तलाश में हैं कि हम अपने फ़ैसलों को एक्सिक्यूट करने के लिए एक मज़ीद कोई अथॉरिटी हो जो इनको एनफोर्स करे। हालांकि आर्टिकल 189 और 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला इत्तबा और अतात के लायक है, और इसी तरीके से अदालत आलिया का हर फैसला आर्टिकल 201, 202 के तहत हर सबॉर्डिनेट अहदेदार पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ पे इतना ही बाइंडिंग है जितनी के दस्तूर बजाते खुद बाइंडिंग है या जितना उनके अफसरान का हुक्म बाइंडिंग है। दर हकीकत ये एक स्टेट ऑफ डिनाइल में है हमारी एग्जेक्टिव, ये स्टेट ऑफ डिनाइल में है। ये इस
अथॉरिटी को, जुडिशियल अथॉरिटी को कंसीड करने के लिए आज तक ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हुई कि ये अदालत का इस्तेहकाक है कि उसके अहकामात की पाबंदी की जाए। और हालांकि इस ज़मन में 2 वज़ीर आज़म जो है वो कन्विक्ट हुए, डिस्क्वालीफाई हुए, और बेशुमार जो है वाक़यात से भरी पड़ी है टसल बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जेक्टिव। लेकिन इस सारी बात के बावजूद अभी तक एग्जेक्टिव इस बात पे आमादा नहीं है कि वो बिला चूनो चुरा जुडिशरी के फैसलों को नाफिज करे और उनको उसकी इत्तबा करे और इस बात से बाज आ जाए कि उनके पास कोई जाए फरार हासिल है। उन्हें कोई जाए फरार नहीं दी। उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेसी की बुनियादें इस असूल पे कायम हैं। अदारों की जो तकसीम है अख्तियारात की, वो यही है कि एग्जेक्टिव का काम है एक्सिक्यूट करे, लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाए, और जुडिशरी का काम है इंटरप्रेट करे कवानीन को और नाफिज करे। तो ये तो मैं समझता हूँ हमें बहुत अरसा हो गया, हमें मिन हैसुल कौम इस बात का फैसला कर लेना चाहिए कि हम अपने जो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं उनको मजबूर करें कि वो जुडिशरी के तमाम फैसलों की बिला चूनो चुरा इत्तबा के लिए शेख साहब दम वो तैयार रहें। जी, आपने बताया कि आइन के अंदर ये बाइंडिंग है कि जो अदालत का फैसला है उसको एग्जेक्टिव ने हर सूरत एग्जीक्यूट करना है। एग्जेक्टिव अगर एग्जीक्यूट नहीं करती सर तो अदालत के पास ऑब्वियसली इख्तियार भी मौजूद है उसके खिलाफ कार्रवाई का, तो इसमें क्यों फिर कमजोरी दिखाई जाती है? देखिए, बात यह है कि एक असूल है जुडिशियल रिस्ट्रेंट का। जुडिशियल रिस्ट्रेंट ये है कि अदालत को ये मालूम है कि हमारे पास इख्तियार है, लेकिन अदालत जो है वो एक्सट्रीम जो मेजर है वो अडॉप्ट करने से एतराज़ करती है, हुस्न ज़न रखते हुए ये समझती है कि एग्जेक्टिव जो है ये नेक नीति से कोई रुकावट होगी जो दूर कर देंगे। आपको याद होगा 97 में सज्जाद अली शाह साहब ने अपने एक हुक्म की इत्तबा के लिए वजारत दिफा को, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ख़त लिखा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वो ख़त वजारत दिफा को भेज दिया, और वजारत दिफा जो एक हुकूमत का ही अदारा था, उन्होंने उसको जो है वो अपनी मामूल की समरी में आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब ये मैं समझता हूँ कि ये उस वक्त एक एक्सट्रीम इक़दाम था कि अदालत के हुक्म को नाफिज करने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिखा जाता, जो हालांकि एग्जेक्टिव के एक मातहत अदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक मातहत अदारा है। वो भले उसकी जो भी माशरती हैसियत है, काबिल एहतराम हैसियत है, लेकिन अदालती तकसीम और अख्तियारात के सिलसिले में वो एग्जेक्टिव का एक मातहत अदारा है। उस मातहत अदारे का ये काम है कि अदालत के अहकामात को कैरी आउट करे। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि वो एग्जेक्टिव की तरफ क्यों देखते हैं कि हमें यानी कोई नॉड मिल जाए, कोई गुंजाइश मिल जाए, हमें ऐसे कोई सूरत पैदा हो जाए कि इस पे अमल दामद ना करना पड़े। देखिए, ये इसमें पूरी कौम की बेहतरी है। हम अगर इस वक्त चाहते हैं कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम हो, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, तो उसके लिए ये एक लाजमी, एक नागुज़ीर अमर है कि हम अदालती फ़ैसलों के एहतराम को यकीनी बनाएं। देखिए, अदालती फ़ैसलों के जो है अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे तो मुल्क में बैरूनी जो सरमायाकार हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उनके जो असेसमेंट में ये होगा कि यहाँ की अदालतें ये नहीं देखती कि फ़ैसला हुकूमत का है या हुकूमत के ख़िलाफ़ है, वो फ़ैसला करती हैं। तो इससे हमारे इस वक्त जो एक हमागीर बहरान का हमें सामना है, उसका वाहिद इलाज ये है कि अदालती फ़ैसलों पे बिला चूनो चुरा अमल दरामद हो जाना शुरू हो जाए। जी शेख साहब, आप क्योंकि ऐनी शाहिद हैं बहुत सारे मामलात के, ये जो जुडिशरी में सीनियरिटी का उसूल आया और वो 14 साल 16 साल से चल भी रहा है, बल्कि उससे पहले जो सूरत हाल होती रही और उखाड़ पछाड़ होती थी, मर्ज़ी के जज लगाना, मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगाना, वो पहले जो केस था अल जिहाद ट्रस्ट केस जो था उससे उसमें अल जिहाद ट्रस्ट केस का तो एक कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पे उसकी समाअत हुई। जी हाँ। तो अब फिर हुकूमत चाहती है कि जुडिशल रिफॉर्म्स हों
और चीफ जस्टिस की पोस्ट जो है टेन्योर पोस्ट में बदल जाए सीनियरिटी की बजाय, और उस सीनियरिटी का फिटनेस का उसूल किया जाए, जिसकी मुखालफत हो रही है। क्या आपके ख़्याल में अब तजर्बे की बुनियाद पर अगर हुकूमत ऐसा करती है तो उससे बेहतर नतायज होंगे, और जो मुखालिफिन हैं उनके पास क्या जवाज़ है इसकी मुखालफत करने का? बहुत शुक्रिया शाहद आरिफ साहब, आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सवाल किया है और मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि आप इसका जवाब दें। देखिए, आपको याद है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मरहूम मगफूर शहीद ने एक 5वीं आईनी तरमीम की थी, जिसके तहत चीफ जस्टिस की पोस्ट को टेन्योर पोस्ट कर दिया गया था। लेकिन वक्त ने यह साबित किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का वो फैसला टेस्ट ऑफ टाइम के साथ चल नहीं सका। ये हम समझते हैं कि एक बात जिसका माजी में तजर्बा हो चुका है, हम उसको क्यों रीइंट्रोड्यूस करवाएं। जहाँ तक जज साहबान की जो मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का ताल्लुक है, वो तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हो जानी चाहिए, और हाई कोर्ट के इज़्ज़त-माब जज साहबान की और सुप्रीम कोर्ट के इज़्ज़त-माब जज साहबान की रिटायरमेंट की एज एक ही होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अदालत आलिया के जज साहबान के लिए टेम्पटेशन ना हो कि अगर हम इस तरह के फैसले करेंगे तो हमें सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा, और अगर इस तरह के फैसले नहीं करेंगे तो हमें महरूम रखा जाएगा। ये पूरी दुनिया में रिटायरमेंट की एज जो है वो यूनिफॉर्म है, एक है। हमें भी पूरी दुनिया के जो तजर्बात हैं उनसे सबक सीखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो टेन्योर पोस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये एक दफ़ा माजी में आजमा के नाकाम हो चुका है। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा तजर्बा जो माजी में किया गया और नाकाम हो गया, उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ। आपको याद है पीएनए की मूवमेंट में? जी हाँ। तो वो सारी चौथी आईनी तरमीम के खिलाफ, 5वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, 6ठी आईनी तरमीम के खिलाफ, जुमला आईनी तरमीम के खिलाफ एक पूरी कौम का एहतजाज, और वो फिर खत्म हो गया 8वीं आईनी तरमीम में। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें पहली बात तो ये, जब तक ये मुतनाज़ा सीटों का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक हमें कोई भी दस्तूरी तरमीम नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि हमने तनाज़ा तो ख़त्म करना है। अदालत का मतलब ये है, एक तनाज़ा जो अदालत में चला गया, इसका मतलब ये है कि वो एक मुतनाज़ा काम है, उसको उस वक्त तक ना छेड़ा जाए जब तक वो तनाज़ा हल नहीं हो जाता। हम ये इस उम्मीद पे बैठे हैं कि चलें उससे पहले कि वो अदालत उसको अपसेट कर दे, हम अपना उल्लू सीधा कर लें। मैं ये समझता हूं कि जल्दी में पहली बात तो ये कि दस्तूरी तरमीम वाइडली सर्कुलेट होनी चाहिए, आपके जुमला अखबारात में छपनी चाहिए। आम आदमी जो कंज्यूमर ऑफ जस्टिस है, अगर अदलिया के बारे में आपने तरमीम करनी है तो जो सारफीन अदल हैं उनकी राय तो बुनियादी एक हिस्सा रखती है उन तरमीम का, जो बेनिफिशरी हैं उन तरमीम के, उनसे पूछे बगैर कुछ नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये उजलत में की जाने वाली दस्तूरी तरमीम से हर सूरत में इज्तनाब करना चाहिए, ताकि माशरे में हम आहंगी पैदा हो सके, तनाज़ा हो सके, शेख साहब बढ़ते जाएं। शेख साहब, आपने कदा कलाम माफ, आपने ये मखसूस सीटों का जिक्र छेड़ दिया। आपके ख्याल में किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेना, उसको मखसूस नशिस्तों से महरूम करना और वो मखसूस नशिस्तें दूसरी पार्टीज़ को दे देना, और यानी बाज़ जगह तो मजाक भी हुआ कि 6 सीटें जीती हैं डायरेक्ट इलेक्शन में, 9 सीटें उसको अलाट हो गई हैं। आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं, और आपके ख्याल में ये मामलात, सियासी जो मामलात हैं, वो अदालती इलेक्शन की सतह पर तय होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन की सतह पर? बहुत शुक्रिया शाहद आरिफ साहब, मैं समझता हूँ ध्यानदारी से, और जब आप बात करते हैं तो आपको हक की बात करनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन मेरी राय से नाराज हो जाएगा और कौन मेरी राय से खुश हो जाएगा। कूलू कौलन सदीदा, ये कुरान का हुक्म है। मैं इस कॉल पे अमल करते हुए आपसे बराह रास्त दिल की बात करूंगा। देखिए, ये जो निशान का फैसला था, ये मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब
जिनका मैं बहुत अरसे से बेहद मुद्दा हूँ, उन्होंने इतनी बुनियादी तब्दीलियाँ की हैं अदलिया के इंस्टीट्यूशन में। ही हैज़ ब्रॉट अबाउट ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, अपनी खुद पावर्स को शेयर किया है अपने कुलीग्स के साथ। लेकिन ये जो फैसला है सिंबल का, ये उनके कैरियर में एक मुतनाज़ा फैसला है। इसी तरीके से ये जो सीट्स का फैसला है, मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि जो पनिशमेंट है दैट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द ऑफेंस। अगर किसी जमात का जुर्म ये है कि उन्होंने अपने इंटर पार्टीज इलेक्शन नहीं करवाए, तो उसकी सज़ा ये अवाम को नहीं मिलनी चाहिए। ये तो अगर हम एक शख्स ने, पाकिस्तान के एक शहरी ने एक नुमाइंदे को वोट दिया है और उस वोट का एक प्रीमियम है कि उसके वोट की बुनियाद पर आपने कुछ एक्स्ट्रा सीट्स देनी हैं, मखसूस नशिस्तें, तो ये फिर उस आदमी को आप डिनाई कर रहे हैं, पार्टी को डिनाई नहीं कर रहे। ये उस आदमी की राय है। और मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल ये है, यू मस्ट रिस्पेक्ट द विल ऑफ द पीपल। विल ऑफ द पीपल मस्ट बी ऑनर्ड, विल ऑफ द पीपल मस्ट बी रिस्पेक्टेड, एंड विल ऑफ द पीपल मस्ट बी कैरिड आउट, बिकॉज दैट इज द सोल एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया अकरम शेख साहब आपके वक्त का। आज पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि 9 मई कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, ये करने और करवाने वालों को सज़ा देना पड़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई का जो मुकदमा है वो सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, बल्कि वो पूरी कौम का मुकदमा है। इरशाद साहब, जो बात की जाती है, जिन लोगों पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने 9 मई में मुलव्वस रहे हैं, और ऑब्वियसली उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि जो इंतशारी टोला है उससे कोई बात नहीं होगी, वो सिद्के दिल से मुआफ़ी मांगे। जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी वो करते हैं। तो इस मौके पे आज जनरल साहब ने ये कहा है कि जुडिशल कमीशन अगर बनाना है तो फिर 2014 से शुरू करें कि जब PTV पे हमला हुआ, जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर कपड़े लटकाए गए, जब 2016 में KPK के वसाइल इस्तेमाल करके इस्लामाबाद पे धावा बोला गया, और भी बहुत से वाक़यात उन्होंने कोट किए हैं। एक तो सज़ा क्यों नहीं हो रही 9 मई में जो लोग मुलव्वस हैं, डिले क्यों है, और दूसरा जुडिशल कमीशन अगर बन जाए तो आप समझते हैं पिछले 10-12 साल में जो कुछ होता रहा उसकी तहकीकात हो जाएं तो ये मामलात सेटल्ड हो जाएंगे। देखें, ये तो बड़ी एक माकूल बात उन्होंने की है, बाकी भी माकूल बातें बहुत की हैं, लेकिन ये जो बात है ना जुडिशल कमीशन वाली, ये तो मेरा ख़्याल है एक ऐसी चीज़ है, पाकिस्तान में ये कल्चर कि आप सियासी मुतालबात मनवाने के लिए या अपनी सियासी प्रेशर बढ़ाने के लिए या आप सियासी क़ुव्वत के इजहार के लिए पार्लियामेंट पर हमला कर दें, PTV पर हमलावर हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो जाएं, ये भी तो हुआ है ना। वज़ीर आज़म हाउस पर धावा बोल दें, या आर्मी तनसीबात पर, जो बहरहाल एक सिक्योरिटी, हमारी अपनी सिक्योरिटी का मामला है, हमारे इज़्ज़त और एहतराम का मामला है। तो इस कल्चर की हौसला शिकनी के नुक्ता नज़र से और आइंदा के लिए एक रेड लाइन खींचने के लिए कि जी ये जो चीज़ें हैं, यहाँ देखें, आपको याद होगा कि पहले सरकारी जो तनसीबात होती थी वहाँ लिखा होता ममनुआ इलाका, और ये शारा आम याद है ना, वहाँ आम आदमी गुजर भी नहीं सकता था, वहाँ फ़ोटोग्राफी भी मना होती थी, लेकिन ये सारे बैरियर्स हमने ख़त्म कर दिए। अब जो मर्ज़ी जहाँ चला जाए और जहाँ फ़ोटोग्राफी शुरू कर दे और जहाँ जो कुछ करना शुरू कर दे। तो मेरा ख़्याल है कोई मुज़ायका नहीं है अगर एक जुडिशल कमीशन बने और इन सारे मामलात की तहकीक की जाए कि ये क्यों होता है और क्यों हुआ है, मास्टरमाइंड को भी पकड़ें, इसमें मास्टरमाइंड कौन है, कौन लोग थे, धरना देने वाले, जो 14 की अगर बात होगी, धरना देने वाले, धरना दिलवाने वाले और ये सारा कुछ अंगेज करने वाले, और उसके बाद ये जो 9 मई को हुआ है। तो IMF को खत लिखने का जिक्र भी उन्होंने, जुडिशल कमीशन का तो इसलिए भी ये ज़बरदस्त एक होगा, इक़दाम होगा कि
जिन लोगों पर ये केसेस हैं या जिन लोगों को इंतशारी टोला कर, उनका भी यही मुतालबा है, इनका मुतालबा भी पूरा हो जाएगा, मुतालबा भी पूरा हो जाएगा, शौक़ भी पूरा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई कबाहत नहीं है और ये माकूल बात है, मुनासिब बात है। दूसरी जो उन्होंने बात की कि जी हर बात में सियासी पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाती है, यहाँ मुदाखलत हो रही है, कंट्रोल करना चाहते हैं, मुदाखलत करना चाहते हैं, ये वो। मुझे याद आ रही है कि जनरल बाजवा साहब की एक थी ब्रीफिंग थी, उस वक्त किसी ने कहा कि जी वो जो बात होती है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, ये वो। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ये बताएं, पहले ये बताएं कि ये सियासतदान क्यों पहुंचते हैं मेरे पास या मेरे जूनियर अफसर के पास आते क्यों हैं अपनी शिकायत लेके। शिकायतें भी लेके आते हैं, फरमाइशें भी लेके आते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखें भाई, जिस आदमी के पास, जिसको ये एक MNA जाके, एक मिनिस्टर जाके बात करेगा, फरमाइश करेगा या शिकायत करेगा, तो उसको भी तो एक अपनी कुव्वत का एहसास होगा। फिर वो चाहेगा कि भाई ठीक है, मैं अगर ये कुछ कर सकता हूँ, अगर मैं इतना इम्पॉर्टेंट हूँ तो मैं कर गुजरूँ। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बड़ी बहस है ये, आने वाले प्रोग्राम में इसको दोबारा से छेड़ेंगे। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।